पिछले 2 महीनों से लोग बारिश के लिए दुआ कर रहे थे। आसमान की तरफ देखकर बस यही उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह कुछ बूंदें गिर जाएं और इस झुलसती गर्मी से राहत मिले। और जब वो दुआ कबूल हुई तो परेशानी कम होने की बजाय और कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। गुजरात का सूरत शहर पानी में डूब चुका है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश ने पिछले 27 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सड़कें नदियों में बदल चुकी हैं, गाड़ियां पानी में खिलौनों की तरह बह रही हैं, आधुनिक हाईवे धंस रहे हैं, लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भर चुका है और करोड़ों रुपए का नुकसान चंद घंटों में हो गया है। जून के महीने तक हमारे देश में बारिश का 38% घाटा चल रहा था। नदियां सूख रही थीं और खेत प्यासे थे। फिर जुलाई का पहला हफ्ता आया और हालात अचानक बदल गए। जो इलाके सूखे की मार झेल रहे थे वो पानी में डूब गए। आखिर चंद दिनों के अंदर मौसम ने इतना भयानक रूप कैसे ले लिया? ये कुदरत की वो चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आज हम इसी जल प्रलय का बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम उन सवालों के जवाब तलाशेंगे जो इस वक्त लोगों के जहन में आ रहे हैं। जून में झुलसती गर्मी और सूखे के बाद जुलाई में अचानक ये जल प्रलय कैसे आया? अरबों रुपए के बजट वाले हमारे स्मार्ट शहर हर साल क्यों डूब जाते हैं? मुंबई और गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश के सामने घुटने क्यों टेक देता है? पहाड़ों में विकास के नाम पर क्या हम खुद मौत को दावत दे रहे हैं? हर साल आने वाली इस तबाही का स्थायी और वास्तविक समाधान आखिर क्या है? सबसे पहले देश के उन बड़े शहरों का हाल देखते हैं जहां बारिश ने विकास के दावों की हवा निकाल दी है। माया नगरी मुंबई का जिक्र आते ही ऊंची इमारतें और दौड़ती भागती जिंदगी याद आती है। पर बारिश ने इस शहर की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दिया है। मुंबई में बारिश ने पिछले 27 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आमतौर पर जितनी बारिश पूरे मौसम में होती है वो कुछ ही दिनों में बरस गई है। बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका एशिया का सबसे बड़ा और अमीर नगर निगम है। इसका सालाना बजट कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा होता है। हजारों करोड़ रुपए हर साल नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च होते हैं। फिर भी थोड़ा सा पानी बरसते ही मुंबई का वही पुराना हाल हो जाता है। वसई विरार इलाके का हाल तो और भी डरावना है। वहां खड़ी दर्जनों कारें पानी में ऐसे डूब गई हैं मानो किसी तालाब में खड़ी हों। रेलवे ट्रैक पानी के नीचे ऐसे गायब हो गए हैं कि उनका नामो निशान तक नहीं दिख रहा। स्टेशन से लेकर सड़क तक हर जगह सिर्फ समंदर जैसा मंजर। लोकल ट्रेनें रुकने से लाखों लोगों की जिंदगी थम गई। मुंबई की ड्रेनेज व्यवस्था दशकों पुरानी है। आबादी कई गुना बढ़ गई लेकिन नालों का आकार वहीं का वहीं रहा। इसके ऊपर प्लास्टिक कचरे ने नालों का दम घोट दिया है। जब समंदर में हाई टाइड आता है और उसी वक्त भारी बारिश होती है तो शहर का पानी बाहर नहीं निकल पाता। वो पानी वापस शहर में घुसने लगता है और मुंबई टापू बन जाती है। शहर के अंदर ही नहीं, मुंबई को जोड़ने वाले रास्तों का भी बुरा हाल है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड हो गया। मुंबई की तरफ जाने वाले कनेक्टिंग लिंक पर पहाड़ का मलबा आ गिरा। इसकी वजह से एक्सप्रेसवे बंद हो गया। अब दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम का रुख करते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का दावा किया जाता है। लेकिन सिर्फ 115 मिलीमीटर बारिश ने दावों की हवा निकाल दी है। करोड़ों रुपए लगाकर बनाए गए इस शहर का ये हाल हर साल होता है। थोड़ा सा पानी बरसते ही मिलेनियम सिटी का गुरूर टूट जाता है। दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH-48 का मुख्य हिस्सा बीच से धंस गया। इसकी वजह से हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। लोग घंटों तक गाड़ियों में फंसे रहे। ऑफिस जाने वाले लोग रास्ते में अटक गए। अंडरपास में पानी भरने से कई गाड़ियां डूब गईं। प्रशासन ने कॉर्पोरेट ऑफिसेज और प्राइवेट संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उनसे वर्क फ्रॉम होम लागू करने के लिए कहा गया है। गुरुग्राम का उदाहरण लें तो वहां कभी प्राकृतिक झीलें और तालाब हुआ करते थे। अरावली पहाड़ियों से पानी बहकर इन झीलों में जाता था। आज उन झीलों की जगह चमचमाती इमारतें और मॉल खड़े हैं। पानी को बहने का रास्ता नहीं मिलता तो वो हाईवे और अंडरपास में जमा हो जाता है। कंक्रीट के इस जंगल में बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता। उधर गुजरात के सूरत शहर का हाल भी कुछ अलग नहीं है। सूरत को देश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में गिना जाता है। ये शहर कपड़ा और हीरा कारोबार का बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन वहां सिर्फ 14 इंच बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया और लोग नावों के सहारे निकलने को मजबूर हो गए। कमर्शियल इलाकों के बेसमेंट स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए। कपड़ा व्यापारियों का करोड़ों रुपए का माल बर्बाद हो गया। सड़कें नदियां बन गईं और नालों का गंदा पानी दुकानों के अंदर तक पहुंच गया।
व्यापारी बेबस होकर अपना माल बर्बाद होते देखते रहे। सूरत का मामला भी अतिक्रमण से जुड़ा है। खाड़ी और नदियों के किनारे अतिक्रमण हो चुका है। पानी को फैलने की जगह नहीं मिलती, जिसका नतीजा यह है कि थोड़ी सी बारिश में शहर समंदर बन जाता है। बेसमेंट में दुकानें और गोदाम बना लिए गए हैं, जहां बारिश का पानी सबसे पहले पहुंचता है। तस्वीरें देखकर मन में सवाल आता है कि आखिर हमारे स्मार्ट शहर हर साल क्यों डूब जाते हैं? इसका जवाब बहुत आसान है, लालच। हमने जमीन के हर हिस्से को कंक्रीट से ढक दिया है। पानी को जमीन के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। इसे समझना बहुत आसान है। अगर आप स्पंज पर पानी डालते हैं तो वो उसे सोख लेता है, लेकिन जब आप वही पानी कांच की मेज पर डालेंगे तो वो बहने लगेगा। हमारे शहर अब कांच की मेज बन चुके हैं। तालाबों और झीलों को मिट्टी से भरकर वहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। पुराना ड्रेनेज सिस्टम आज की आबादी का बोझ नहीं उठा सकता। जब 24 घंटे में बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो नालियां चौक हो जाती हैं। हम विकास के नाम पर कुदरत के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे हैं। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और जब हम उसका रास्ता रोकते हैं तो वो हमारे घरों में घुस जाता है। शहरों को कंक्रीट का जंगल बनाने की कीमत हम हर साल चुकाते हैं। ये कुदरत का कहर नहीं है, ये हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है। व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर हर साल अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहता है। शहरों का ये हाल तो इंसानी लालच का मामूली हिस्सा है। असली और डरावनी तबाही तो पहाड़ों पर हो रही है। वहां प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका नतीजा और भी भयानक है। पहाड़ों पर हो रही तबाही को अक्सर कुदरती आपदा मान लिया जाता है, पर हकीकत यह है कि यहाँ तबाही प्राकृतिक कम और मानव निर्मित ज्यादा है। विकास के नाम पर बेदर्दी से पहाड़ों का सीना चीरा जा रहा है। केरल के वायनाड का दिल दहलाने वाला हादसा इसी इंसानी लालच का नतीजा है। यहाँ मेप्पाडी के पास टनल सड़क परियोजना का काम चल रहा था। भारी बारिश के बीच खोदी गई मिट्टी का विशाल पहाड़ अचानक नीचे आ गिरा। न्यूज़ 18 के मुताबिक मलबे के नीचे दबकर कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राहत टीमों ने 9 लोगों को जिंदा बाहर निकाला। इस हादसे को आसानी से टाला जा सकता था। मौसम खराब होने पर प्रशासन ने काम रोकने का आदेश दिया था, लेकिन ठेकेदारों ने मुनाफे की जल्दबाजी में आदेश को अनसुना कर दिया। विकास की अंधी दौड़ ने बेगुनाह लोगों की जान ले ली और परिवारों को हमेशा का दर्द दे दिया। अब पूरब की तरफ चलते हैं। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी फिर से अपने डरावने रूप में आ गई है। नेपाल के पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का असर बिहार के मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। कोसी बैराज पर पानी का दबाव 3 लाख क्यूसेक को पार कर गया है। ये 2026 का सबसे बड़ा आंकड़ा है। खतरे को देखते हुए बैराज पर लाल बत्ती जला दी गई है। पानी के दबाव को कम करने के लिए बैराज के 56 में से 39 फाटक खोलने पड़े। खगड़िया से लेकर किशनगंज तक नदी किनारे बसे गांवों में दहशत का माहौल है। कई घर नदी के तेज बहाव में समा गए। सिंचाई विभाग के सभी इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। नेपाल के ऊपरी इलाकों से आने वाले पानी को रोकने का पुख्ता इंतजाम नहीं है। इसी वजह से बिहार का ढांचा हर साल यूं ही बाढ़ की विभीषिका झेलता है। लोग अपना घर बार छोड़कर राहत शिविरों में जाने को मजबूर हो जाते हैं। उनका सब कुछ पानी में बह जाता है और वो बेबस होकर देखते रह जाते हैं। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश का हाल भी बेहाल है। बंगाल की खाड़ी से उठा मौसमी सिस्टम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पार करके मध्य प्रदेश पहुंच गया। जो मध्य प्रदेश कुछ दिन पहले तक बूंद बूंद पानी को तरस रहा था, वहां अचानक नदियां उफान पर आ गईं। 30 जून तक पूरे इलाके में बारिश का 50% घाटा था। लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने इसे 8 जुलाई तक 4% सरप्लस में बदल दिया। खेत पानी में डूब गए और निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मध्य प्रदेश से आगे महाराष्ट्र के रायगढ़ का हाल देखिए। यहां से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश से पाताल गंगा नदी में भयानक उफान आया है। नदी किनारे बने एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स में बाढ़ का पानी घुस गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि करीब 3000 एलपीजी सिलेंडर पानी में बहकर नदी में चले गए। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश का हाल भी बिगड़ गया है। शिमला के रामपुर में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। गनवी खड्ड और समेज खड्ड में पानी बढ़ने से अस्थायी पुल बह गया, जिस वजह से 2 पंचायतों का संपर्क टूट गया। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कई घर और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर त्रिकुटा पहाड़ियों के पास भूस्खलन हुआ है।
इसकी वजह से बैटरी कार सेवा को रोकना पड़ा। यहाँ भी विकास के नाम पर पहाड़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिना सोचे समझे किए जा रहे निर्माण ने कुदरती जलधाराओं का रास्ता बदल दिया है। नदियां अपने पुराने रास्तों से नहीं बह पा रही हैं। जब बारिश का पानी पहाड़ों से नीचे उतरता है तो उसे अपना स्वाभाविक रास्ता नहीं मिलता। नतीजा अचानक आने वाली बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड के रूप में सामने आता है। पल भर में पक्की सड़कें बह जाती हैं, पुल टूट जाते हैं और किनारे बसे बसाए गांव ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश बाढ़ से बहुत बुरी तरह प्रभावित है। 26 जिलों के सैकड़ों गांव डूब चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, 131 सड़कें और 19 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। करीब 1010 हेक्टेयर जंगल पानी में डूबा है और करीब 334 हेक्टेयर फैली हुई फसल बर्बाद हो गई है। लोहित जिले में अचानक आई बाढ़ से 40 से ज्यादा घर तबाह हो गए। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि पहाड़ों में अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है। हम कुदरत के बनाए रास्तों के बीच सीमेंट की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। जब प्रकृति इन दीवारों को तोड़ती है तो तबाही का ऐसा ही भयानक मंजर सामने आता है। इंसान विकास करना चाहता है लेकिन पहाड़ों की संवेदनशीलता को भूल चुका है। तबाही की डरावनी तस्वीरें देखने के बाद अब वक्त है इसके पीछे का विज्ञान समझने का। दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इतनी बारिश अचानक आई कहां से? जो मौसम विभाग 30 जून तक बता रहा था कि देश में 38% बारिश कम हुई है, उसने जुलाई में रेड अलर्ट कैसे जारी कर दिया? जून के महीने में भारत के नक्शे पर लाल सबसे ज्यादा था, जो भीषण गर्मी को दिखाता है। जुलाई आते ही ये नीले रंग में बदल गया, जो भयानक बारिश का संकेत है। जून के आखिर तक पूरे देश में सूखे जैसे हालात थे। फिर जुलाई के पहले हफ्ते में बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का दबाव बहुत कम हो गया। इसे मौसम की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। इसी डिप्रेशन ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से होते हुए मध्य भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसी समय अरब सागर में भी दूसरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इसे ऑफशोर ट्रफ कहते हैं, जो भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ बना हुआ था। अब हुआ ये कि बंगाल की खाड़ी वाले डिप्रेशन और अरब सागर वाले ट्रफ ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ के समंदर से भारी मात्रा में नमी खींची जाने लगी। मौसम वैज्ञानिक इसे डबल मॉइस्चर फीड कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो समंदर के दोनों तरफ से पानी भाप बनकर उठा और भारत के ऊपर जमा हो गया। अरब सागर से उठी नमी ने महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाई। बंगाल की खाड़ी से उठी नमी ने मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों को पानी पानी कर दिया। अब उत्तर भारत का रुख करते हैं, जहां पहाड़ों से लेकर दिल्ली तक आसमान फट पड़ा है। यहाँ का विज्ञान थोड़ा अलग और ज्यादा खतरनाक है। समंदर से नमी लेकर जो मानसूनी हवाएं उत्तर की तरफ बढ़ रही थीं, उनकी टक्कर पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हो गई। पश्चिमी विक्षोभ वो ठंडी हवाएं होती हैं जो भूमध्य सागर की तरफ से आती हैं। जब गर्म और नमी से भरी मानसूनी हवाएं इन ठंडी हवाओं से टकराती हैं तो आसमान में घने और बड़े बड़े बादल बनते हैं, जो कई किलोमीटर ऊंचे होते हैं और इनके अंदर भयंकर बिजली और तूफान भी छुपा होता है। ये इतने घने होते हैं कि इनके अंदर बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है। जब ये बादल पहाड़ों से टकराते हैं तो भारी बारिश होती है। पहाड़ों पर इसे बादल फटना भी कहते हैं। यही वो टक्कर थी जिसकी वजह से हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली में अचानक इतनी भारी बारिश हुई। इस भयानक तबाही के बीच राहत की बात यह है कि हमारे बचाव टीमों ने कमाल का काम किया। एनडीआरएफ ने इस बार मानसून आने से पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी। खतरा आने से पहले ही एनडीआरएफ की टीमें महाराष्ट्र और गुजरात के सबसे संवेदनशील इलाकों में पहुंच गई थी। सूरत की मीठी खाड़ी में फंसे लोगों को निकालने के लिए फौरन नावों का इस्तेमाल किया गया। पुणे के पास जलमग्न बस में फंसे 37 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र और गुजरात में एनडीआरएफ ने हजारों जानें बचा ली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक के लिए डराने वाला अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने खासतौर पर चेतावनी दी है कि जमीन अब और पानी नहीं सोख सकती। थोड़ा सा पानी बरसने पर भी भयानक बाढ़ आ सकती है। तबाही की तस्वीरें और मौसम विभाग की चेतावनी हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। जलवायु परिवर्तन कड़वी सच्चाई बन चुका है। जून में भयंकर सूखा और जुलाई में अचानक जल प्रलय आना इसका सबसे बड़ा सबूत है। मौसम का मिजाज अब बहुत ज्यादा अस्थिर हो गया है। धरती गर्म हो रही है और गर्म हवा ज्यादा नमी सोखती है।
इसी वजह से कम दिनों में बहुत ज्यादा और विनाशकारी बारिश हो रही है। हर साल मॉनसून आता है और बड़े बड़े शहर समंदर बन जाते हैं। हजारों करोड़ रुपए सिर्फ लोगों को बचाने और टूटे हुए ढांचे को दोबारा बनाने में खर्च होते हैं। इसके लिए हमें पक्का समाधान खोजना होगा। अब शहरों में जो कंक्रीट के जंगल खड़े हैं उन्हें तो नहीं हटाया जा सकता, इसलिए शहरों के बीच बड़े खुले मैदान छोड़ने होंगे। पुरानी झीलों और तालाबों को दोबारा जिंदा करना होगा। वेटलैंड्स को बचाना सबसे जरूरी है। जब 24 घंटे में बहुत भारी बारिश होगी तो पानी सड़कों पर नहीं भरेगा, वो तालाबों और झीलों में चला जाएगा। इससे हमारे शहर डूबने से बचेंगे। इसके साथ ही अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी सुधरेगा, जो गर्मियों में सूख जाता है। बारिश के पानी को सहेजने की कला ही हमें विनाश से बचा सकती है। पहाड़ों के लिए भी नजरिया बदलना होगा। वहां कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले प्राकृतिक पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। विकास का मतलब सिर्फ ऊंचे पहाड़ काटकर सड़कें बनाना नहीं होता। कुदरती जलमार्गों को रोककर हम प्रकृति के साथ मजाक कर रहे हैं। बिना सोचे समझे किए गए विकास ने हमें विनाश के मुहाने पर ला खड़ा किया है। अब वक्त आ गया है कि हम नींद से जागें। बारिश कोई प्राकृतिक आफत नहीं है, ये जीवन देने वाली अमृत की बूंदें हैं। इसे आफत हमने खुद अपनी गलतियों से बनाया है। कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाला विकास ही लंबा टिक सकता है। प्रकृति के पास हमारी हर जरूरत को पूरा करने की ताकत मौजूद है। इंसान के लालच का कोई इलाज प्रकृति के पास नहीं है। आज की रिपोर्ट हमारे लिए आंखें खोलने वाली साबित होनी चाहिए। इस तबाही से सबक लेकर हमें आज से ही काम शुरू करना होगा। इस पर आपकी क्या राय है? जल भराव को रोकने का कोई रास्ता आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के अनकही में इतना ही। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे मेरे साथी दीपक। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।